हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके इस चैनल पे आपको यूपीएससी व बीपीएससी से रिलेटेड क्यूरीज को कराई जा रही है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे फर्स्ट यानी सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। यानी किस तरीके से हमारे देश में पार्लियामेंट है, किस तरीके से लोग यहाँ नियमों को बनाते हैं और किस प्रकार इसको लागू किया जाता है और इसको किस तरीके से हमारे देश के शासन व्यवस्था को डिवाइड किया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये टॉपिक आपके सभी टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संसद। तो यहाँ एक आप स्टेटमेंट नीचे आप देख सकते हैं, यह सरकार का एक विधायी अंग होता है। विधायी अंग कहने का मतलब ये हुआ कि ये देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था होता है, एक सिस्टम होता है, एक संगठन होता है जहाँ देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाया जाता है। तो ये आप समझ चुके हैं। दूसरा है राज्य स्तर पर इस संस्था को राज्य विधायी यानी स्टेट लेजिस्लेटिव कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्पेसिफिक राज्य के बारे में बात किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य विधायी। और अगर इसी को हमको देश स्तर पर बोलना है तो ये पार्लियामेंट या संसद कहलाएगा। तो ये दो कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि अगर राज्य स्तर पर बात की जा रही है तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधायी, और देश स्तर पर अगर बात की जाएगी तो उसको हम लोग पार्लियामेंट या संसद बोलेंगे। अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव करता क्या है, किसी राज्य विशेष के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था होता है। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं तो ये बिहार में भी आपका एक स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो बिहार स्पेसिफिक बिहार के लिए एक कानून बनाती है और उसको बिहार में लागू करने का काम करती है। और बिहार में बनाई गई कानून को वो अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो देश स्तर पर पार्लियामेंट या संसद होता है, वो अगर वहाँ से किसी भी कानून को पास करता है तो वो किसी भी स्टेट में लागू कर सकता है। अगला यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अधिग्रहण को वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट जो किया गया उसको हम लोग अगले दूसरे नाम से वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम का एडॉप्शन क्या कहलाता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये है क्या, नीचे आप लोग देख सकते हैं एक जगह है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लेस का नाम है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद वहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ की ब्रिटिश के लिए कानून व्यवस्था को बनाया जाता है और उसको पूरे पूरे ब्रिटेन में लागू किया जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। उसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, किसी भी लोकतांत्रिक देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी डेमोक्रेसी है वहाँ सिर्फ दो ही प्रकार के सरकार का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला या तो वो देश प्रेसिडेंटियल होगा और दूसरा या तो वो देश पार्लियामेंट्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अब फ़र्क क्या है, तो ये इन दोनों में कुछ बेसिक सा अंतर होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नीचे अब पहले से आप लोगों के समझाने के लिए दे रखा है कि इसमें होता क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को इसमें बांटा जाता है, पावर की इसमें एक इंसान के हाथ में न दे करके ये पावर को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। अब ये पावर बांटने का सिस्टम यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यानी किसी को ज़्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम भी मिल सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, तो ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है सो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो ये आपका होता है क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी कि जो कानून व्यवस्था को लागू करता है और ये बनाने वाला, दोनों के बीच काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि ये दोनों संस्था आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आपस में काफ़ी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है हमारा देश इंडिया। तो मुख्यतः इससे ये इस दो कंसेप्ट से आप सार निकाल सकते हैं, किसी भी अगर कोई भी देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ सिर्फ दो ही प्रकार के सरकार का फॉर्मेशन हो सकता है, या पहला या तो वो प्रेसिडेंशियल होगा या दूसरा या वो पार्लियामेंट्री होगा। अगर हम लोग बात करें इंडियन
पार्लियामेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में पार्लियामेंट को परिभाषित किया गया है, जो हमें पार्लियामेंट के निम्न भाग को बताता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के, अब ये एक सवाल क्रिएट होता है कि हमारे देश के संविधान के किस भाग में इस पार्लियामेंट को बनाने का, उसके संगठन का, उसमें ऑफिसर्स का या उसमें जो भी लोग हैं उसका क्या क्या अधिकार है, उसको कहाँ पर बताया गया है। तो यह आपके हमारे संविधान के पार्ट 5 यानी भाग 5 में इसको बताया गया है। अब ये इसमें क्या क्या आपको बताया गया है, इसका संगठन यानी ये कैसे बनेगा, यानी इसमें कितने लोग होंगे, किस तरीके का इसका मेंबरशिप होगा, इसको बताया गया है। संगठन ये भी एक तरीके से सेम है कि आपका इसमें किस तरीके से, इसमें कितने भी लोग आकर एडजस्ट हो सकते हैं, किस तरीके से ये कानून बनाने का काम किया जाएगा। और दूसरा होता है अवधि। अवधि कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उसका पीरियड क्या होता है, उसके रिटायरमेंट का या उसके सिलेक्शन का पीरियड क्या होता है, ये सब इसके अवधि में आता है। उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं, इसको चलाने के लिए किस किस प्रकार के ऑफिसर्स की नियुक्ति की जा सकती है, उसको भी हमारे संविधान के पार्ट 5 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद है कि जो लोग इसमें आकर वर्क, कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे देश में इलेक्शन होता है, जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो वो उसको किस प्रकार की सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त होती है। और अलग है आपका संसद की शक्तियाँ, कहने का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट का क्या क्या पावर है, ये क्या क्या कर सकता है। ये सारे चीज़ों को आपके हमारे देश के संविधान के पार्ट 5 में इन सारे चीज़ों को बताया गया है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं यहाँ संसदीय प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र परंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये सवाल क्रिएट होता है कि ये विधायिका क्या होता है, तो मैं आप लोगों के कंसेप्ट के लिए बताते चलो। विधायिका वैसे पार्ट के बोलते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए कानून बनाने का काम करता है। यानी विधायिका जो होता है ये लॉ मेकिंग बॉडी होता है, ये कानून बनाने का काम करता है। और कार्यपालिका जो होता है इसको अप्लाई करने का काम करता है। कहने का मतलब हुआ विधायिका जो कानून बनाएगा उसको अप्लाई कौन करेगा, आपका कार्यपालिका। और इसमें यहाँ तीसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं न्यायपालिका। ये क्या होता है कि ये कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका को देखता है कि ये किस तरीके से लॉ, जो भी कानून है, नियम कायदे कानून जो है वो क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो ये इस पर जो है सो ये मतलब अपना एक्शन लेता है। तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, परंतु ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे के दबाव में ये काम नहीं करते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग अगर आगे बात करें भारतीय संसदीय व्यवस्था का संगठन, यानी भारतीय संसदीय व्यवस्था को किस तरीके से इसको बनाया गया, इसमें किस तरीके का पार्ट्स हैं या इसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो नीचे वाले स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संसदीय व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस तीनों भागों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में इसको हम लोग अलग अलग से अच्छे से डिफाइन करके समझेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगला है आपका लोकसभा, यानी संसद के अंग क्या है, ये संसद को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका प्रेसिडेंट। तो ये लोकसभा क्या होता है, ये हाउस ऑफ द पीपल, इसको लोकसभा का दूसरा नाम क्या हो सकता है, हाउस ऑफ द पीपल, यानी एक व्यक्तियों का एक समूह होता है। और ये इसको जो है सो हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, और इसको हम लोग फर्स्ट चेंबर और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं लोकसभा को। तो ये लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस या फर्स्ट चेंबर और पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्योंकि अगर आप लोग अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें आप लोग देख सकेंगे कि इन लोगों का जो सिलेक्शन होता है, इसको सिलेक्ट करते हैं विधायक, यानी ये इनडायरेक्टली इसका इलेक्शन होता है। तो इसमें एक तरीके से ये लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और राज्यसभा इज़ आल्सो नोन एज अपर हाउस, यानी राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है। और ये इसको हम लोग हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोकसभा की अपेक्षा इसमें राज्यसभा में और भी अनुभवी व्यक्ति को जाने का मौका मिलता है, इसलिए इसको राज्यसभा को हाउस ऑफ द एल्डर्स भी बोला जाता है। अगर इसके आगे हम लोग बात करें प्रेसिडेंट के, तो ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं, यानी ये संसद के जो है सो जुड़े हुए अंग होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ये दोनों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगला स्टेटमेंट उससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
प्रेसिडेंट जो होता है सो राज्यसभा के सदस्य होते नहीं। प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन वो किसी भी ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। और अगला स्टेटमेंट क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये संसद के सभा को आयोजित नहीं करते हैं, यानी इनका काम नहीं होता है कि ये संसद के सभा को आयोजित करें। तो ये थे फ्रेंड्स आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में, उसके अगले वीडियो में राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को इससे हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इसी इंडियन पॉलिटी की ही तरह आप लोगों का हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।